आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, जैसा कि आपने सुना कि हमारे दर्शक आज चाहते हैं कि वो वेदारंभ के बारे में भी जाने और केशांत के बारे में भी जाने, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि वेदारंभ क्या बच्चों की एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और ये करना कितना जरूरी है। वेदारंभ यह संस्कार तब किया जाता है जब जातक वेद पढ़ना आरंभ करता है, और कभी कभी कहीं कहीं इस संस्कार को उपनयन संस्कार के साथ भी किया जाता है और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि जातक का उपनयन किस उम्र में किया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि पंडित जी, आज के युग में वेद पढ़ने वाले कितने लोग हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और यह कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान समय में वेद का अध्ययन करने वाला कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं है, करते हैं लोग, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। हमारी सरकार भी देखा जाए तो हर विद्याओं के बारे में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, लेकिन ज्योतिष के ऊपर, वेदों के ऊपर अनुसंधान के बहुत ही कम संसाधन उपलब्ध हैं, कम ही केंद्र उपलब्ध हैं। कुछ बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जिनके पास अपना संसाधन है, वो लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पे ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पे, प्रशासन के तौर पे कोई बहुत बड़ा इसका सेटअप हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। यही एक दुर्भाग्य की बात है। वेदारंभ के बारे में और आगे चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, आजकल एक भी शिकायत रहती है लोगों से कि पंडित जी, यज्ञ के अच्छे परिणाम वो नहीं मिलते जिसकी उम्मीद की जाती है। फला पंडित जी आए थे, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा नहीं लगा उनका पूजन पाठ का जो तरीका था। उसका कारण है, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में पूजा पाठ के लिए जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ नहीं कर रहा है, अच्छे से परीक्षाओं में नंबर नहीं ला रहा है, या लग रहा है कि 10वीं तक पढ़ने में इसको दिक्कत है, तो माता पिता क्या करते हैं, फला पंडित जी के साथ लगा देते हैं, भाई तुम यही पूजा पंडिताई सीख लो। अब वहाँ पर बच्चा उस गुरु जी के साथ रहते हुए धीरे धीरे कार्य करते हुए पूजा की थोड़ी पद्धति सीख जाता है, कुछ मंत्र सीख जाता है, लेकिन उसको गहराई से इसका ज्ञान नहीं होता जी। सत्यता क्या है, होना क्या चाहिए। यूपीएससी, एसएससी ऐसे उच्च स्तर की परीक्षाओं को पास करने वाले जो बुद्धिजीवी छात्र हैं, वो लोग अगर सनातन से जुड़ें, वेद से जुड़ें, ज्योतिष से जुड़ें, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि समाज में कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इससे नहीं जुड़ते। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं थे। आज के साइंटिस्ट लोगों से, वैज्ञानिक लोगों से उनका बौद्धिक स्तर कम नहीं था। आप सीधा सोचिए कि ऋषि पराशर ने कितना वर्ष पहले बता दिया था कि मंगल कितना दूर है, धरती से चांद कितना दूर है, कितना प्रतिदिन चलता है। आज सभी अंतरिक्ष एजेंसियों को उतनी ही दूरी, उतनी ही चाल मिल रही है। प्रमाणित हो गया कि वो लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कोई मंदिर में पढ़ करके नहीं आए थे। तो वेदारंभ बहुत बड़ा अध्ययन का एक विषय है, और वेद अपने आप में समस्त चराचर जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वेदारंभ संस्कार क्या है, अब हम उसके ऊपर आते हैं। वेदारंभ के बारे में बता करके इसकी तुलना हम आज के समय की शिक्षा से भी करेंगे कि आपके मन में कोई संशय हो तो दूर हो जाए। वेदारंभ का अर्थ हुआ वेद का अध्ययन करना, वेद के बारे में पढ़ाई करना। वेद का अध्ययन करने से पहले जातक को गुरु के सम्मुख उपस्थित होकर के जातक ने चयन किया कि मुझे फला गुरुकुल में फला गुरु से वेद का अध्ययन करना है। वहाँ जा कर के गुरु जी से अनुमति लेना है, गुरु जी शिष्य के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद फिर वहाँ पर वेद पढ़ने की कुछ शर्तें हैं। वह एक तरह से कहा जाए तो वेदारंभ, वेदा अध्ययन ब्रह्मचारी जीवन का, या जीवन के जो 4 चरण कहे गए हैं, 4 आश्रम कहे गए हैं, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण समयावधि है ये। जी।
इसमें शिष्य गुरु के सम्मुख जाता है, उनको गुरु के रूप में वर्ण करता है, गुरु जी उस बच्चे को शिष्य के रूप में वर्ण करते हैं। वहाँ पर शिष्य जो है, जो बच्चा है गुरु का शिष्य बन चुका है, वह गुरु के सम्मुख कटिवस्त्र, उत्तरी, दंड धारण करके यह प्रतिज्ञा करता है कि गुरुवर, वह बच्चा, वह आपका शिष्य जो बन चुका है, यह शिष्य क्रोध, असत्य, अभिमान, अति निद्रा, अति जागरण, शोक, लोभ, भय, मोहादि से दूर रहेगा और गुरु से जो भी विद्या उसको प्राप्त होगी सबको वह ग्रहण करेगा जी। और अब मैं आपकी आज की बात करूं तो वेदारंभ और आज के युग की शिक्षा के बारे में देखिए, विद्यार्थी जीवन होता है। चाहे आप विद्या पढ़िए, वेद पढ़िए, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे आप अंग्रेजी पढ़िए, चाहे आप कुछ भी पढ़िए। पंडित जी, आपकी जो अभी आपने बातें बताई उसको सुन के मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि आजकल के इस मॉडर्न युग में, जिसको हम कह सकते हैं कि आजकल हर इंसान भौतिकवादी चीज़ में ज़्यादा लिप्त हो गया है, हम स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ये कैसे समझा सकते हैं कि आखिर एक विद्यार्थी जीवन की गरिमा क्या होती है? देखिए जी, हम बात कर रहे हैं आज वेदारंभ संस्कार की, वेद पढ़ने के संस्कार की। वेद पढ़ने वाला क्या है? विद्यार्थी है। अंग्रेजी आज के युग में पढ़ने वाला बच्चा भी क्या है? वो भी विद्यार्थी है जी। विद्यार्थी जीवन की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। चाहे आप वेद पढ़िए, चाहे आप विज्ञान पढ़िए, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, एक छात्र के रूप में, एक शिष्य के रूप में अगर आप विद्या अध्ययन करते हैं तो विद्यार्थी जीवन की कुछ मर्यादाएं हैं। जैसे विद्यार्थी जीवन में अभी मैंने आपको आगे बताया कि गुरु के सम्मुख जो शिष्य है वो किन बातों की प्रतिज्ञा करता है कि वह अति निद्रा, अति जागरण, भय, शोक, लोभ, मोहादि इन सब चीज़ों से दूर रहेगा। गुरु के मुख से जो भी विद्या निकलेगी, तो आज के युग में भी जो हमारे अध्यापक गण हैं, शिक्षक गण हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो क्लास में जो बच्चा बैठा है उसको ध्यान अपना वहाँ रखना चाहिए। वही बात वेदारंभ में भी कही गई है कि गुरु जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो हमें श्रवण करा रहे हैं, पहली बात कि हम उसे ध्यान से सुने, उसको अपने अंदर स्मृति में रखें और जो उनके माध्यम से करने के लिए कहा जा रहा है उस कार्यों को हम करें और करते रहें। अब इन सब करने के लिए जो मर्यादा है वो ये है कि देखिए, जीवन में हम कुछ अपनी आदतें बनाते हैं, उससे हमारा सब कुछ प्रभावित होता है। अगर हम झूठ बोलने के आदी हो जाएं तो अपने माता पिता से भी झूठ बोलेंगे, पत्नी से भी बोलेंगे, बच्चों से भी झूठ बोलेंगे, गुरु से भी बोलेंगे। तो अपने आप को मर्यादित रखने के लिए विद्यार्थी जीवन में क्या मर्यादा है? बहुत सोना मना है। पंडित जी, अभी अभी हमारे पास एक मेल आई है और आपका वक्तव्य सुन के महिमा जी ने हमें मेल किया है और वो ये पूछना चाह रही हैं कि आखिर आजकल जो आधुनिक यंत्र हैं, जो उपकरण हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सब चीज़ों में बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, तो क्या ये उस विद्यार्थी के लिए अच्छा है? अति सर्वत्र वर्जित। जी। आवश्यकताएं बहुत चीज़ों की होती हैं, लेकिन अति किसी भी चीज़ की जो है वो खराब होती है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि किसी चीज़ की अति भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और किसी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अभाव तो अभाव है, अभाव तो अभाव है, लेकिन उपलब्धता होने के बाद भी चाहे आप उस पर अति निर्भर हो जाएं, जी, ठीक है, तो वो भी आपके जीवन की एक कमजोरी है और कहीं न कहीं उससे आपको दिक्कत होगी। तो विद्यार्थी जीवन की एक मर्यादा है। ये मैंने अपने दादी से सुना था। वो कहती थी कि विद्यार्थी के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। कहते हैं काग चेष्टा, काग कहते हैं कौआ को, अच्छा, काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान। स्वान किसको कहते हैं पता है? स्वान का मतलब होता है कुत्ता। स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की नींद सबसे क्षणिक कही गई है। कुत्ता नींद में हो, सो रहा हो, आप ऐसे चुटकी बजा दीजिए उसकी नींद टूट जाएगी और वो चौकन्ना हो जाएगा। तो विद्यार्थी के लिए भी अति निद्रा मना है। उसकी निद्रा ऐसी हो कि जरा सा भी अपना समय पे भोजन लिया, विश्राम किया, समय पे उसकी नींद टूट गई।
और इसका जो दूसरा पार्ट है क्या है, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। सबसे बड़ी बात है, भोजन आपको अल्पाहार के रूप में लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा आपने अगर भोजन ले लिया तो एक तो नींद नहीं खुलेगी, नींद खुलेगी तो अपने आप को सहज नहीं पाएंगे कि आप भोर में उठ के पढ़ सकें। तो इसीलिए पंडित जी ऐसा कहा जाता है कि अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। जी बिल्कुल जी। और आखिरी क्या कहा, गृह त्यागी। गृह त्यागी का ये मतलब नहीं कि माता पिता का घर छोड़ दीजिए, कहीं जाके रहिए। अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी का अर्थ ये है कि विद्यार्थी को स्वयं भी घर की क्रियाकलापों से, खेती हो रही कि नहीं, आज क्या हो रहा है, घर में कैसी है, चाहे वो अच्छा वातावरण हो चाहे बुरा वातावरण हो, परिवार को भी चाहिए कि बच्चे के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएं। घर में रहते हुए भी उसको सिर्फ अपने विद्या अध्ययन पर केंद्रित कर रखना चाहिए। घर की और व्यवस्थाओं और सारे बातचीत वातावरण से विद्यार्थी को अपने को दूर ही रखना चाहिए। तो इसका यही शाब्दिक अर्थ हुआ कि विद्यार्थी के 5 लक्षण प्रमुख कहे गए हैं। वो ये हैं कि काग चेष्टा, आप हमेशा अपने आप को इतना अलर्ट रखें कि आप किसी चीज़ को जानने से, परखने से, सुनने से, पहचानने से वंचित न रहें। काग चेष्टा बको ध्यानम सबसे बड़ा है। कभी जब हम आप ग्रहों की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि ग्रह किस प्रकार से हमारे ध्यान केंद्रित करने न केंद्रित में अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो बको ध्यानम, आपको अपने पूरे विषय पर फोकस होना चाहिए। और इसके बाद काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, आपको निद्रा आवश्यकता भर ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खा के सुबह रात को सो गए, सुबह 7 बजे सो के उठ रहे हैं, ये विद्यार्थी जीवन की मर्यादा नहीं है। और इसके बाद स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, भोजन थोड़ा सा अल्पाहार के रूप में ही रात्रि का भोजन लेना चाहिए विद्यार्थी को। और घर के वातावरण से उसको अपने आप को अलग ही रखना चाहिए। सिर्फ अपने, अगर घर में रह रहा है तो सिर्फ विद्या अध्ययन पर फोकस करे। हॉस्टल में रह रहा है या गुरुकुल में रह रहा है बच्चा, तो वहाँ भी घर से दूर तो हो ही गया, लेकिन वहाँ भी तमाम सांसारिक मोह माया से अपने को पृथक रखते हुए और अपने विद्या विषय पर ही केंद्रित अपना ध्यान रखना चाहिए। यही विद्यार्थी जीवन की मर्यादा बताई गई है। विद्या अध्ययन करना इस जीवन का सार है। विद्या का ये अर्थ नहीं हुआ कि हमने कोई उपाधि ले ली, कोई डिग्री ले ली और नौकरी के लिए कहीं पे प्रस्तुत हुए और हमें एक अच्छी नौकरी मिल गई। विद्या अर्थकरिष्ठ होनी चाहिए। ऐसी विद्या का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमें आजीविका प्राप्त कराने का माध्यम भी बन सके। उसी विद्या अध्ययन का महत्व जीवन में कहा गया है। हम ऐसी विद्या पढ़ें जिससे कि हमें आजीविका न मिलती हो, केवल हमें ज्ञान प्राप्त होता हो, तो उसको भी ठीक नहीं कहा जाता। लेकिन विद्या का जो मूल अर्थ है, विद्या क्या करती है, चाहे आप वेद की विद्या ग्रहण करिए, विज्ञान की विद्या करिए, कला की विद्या करिए, किसी भी विद्या को आप अध्ययन करके अगर अपने अंदर विद्या को समाहित करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जीवन में विद्या क्या कार्य करती है, विद्या लुप्यते पापम। कहते हैं जो विद्वान होता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। विद्या अध्ययन करने से व्यक्ति का पाप नष्ट होता है। विद्या लुप्यते पापम, विद्या आयु प्रवर्धते, विद्या सर्व सिद्धि स्याद, विद्या अमृतमश्नुते। वेद का ज्ञान प्राप्त करने से पाप नाश होता है, पाप नष्ट होता है, पाप का क्षय होता है, आयु की वृद्धि होती है। विद्या, वेद की विद्या ग्रहण करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वेद मंत्र कान में अमृत रस घोलते हैं। आज के युग में भी आप देख लीजिए, अगर आप किसी विषय के ज्ञाता हैं, चतुर्दिक आपकी वाह वाह है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा। कहते हैं ना, एक राजा सिर्फ अपने राज्य में पूजनीय होता है, लेकिन एक विद्वान संसार के किसी भी राष्ट्र में, किसी भी कोने में चला जाए, विद्वान हर जगह पूजा जाता है, उसकी पूजा हर जगह पे होती है। तो विद्या, मैंने मुख्य प्रसंग तो हमारा वेदारंभ है, लेकिन आज के युग की भी जो विद्याएं हैं उसको भी अध्ययन करने के लिए जीवन में उसी पात्रता की आवश्यकता होती है जो वेदारंभ, वेद पाठन के लिए पात्रता चाहिए। वही पात्रता एक विद्यार्थी के जीवन में
आज के भौतिक समय के विषयों को पढ़ने के लिए भी होनी चाहिए। अगर आज का विद्यार्थी इन नीतियों को, इन नैतिक बातों को अपने अंदर उतारता है और इसको अनुसरण करते हुए, इस पर कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, विद्या अध्ययन करता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका विद्यार्थी जीवन बहुत ही उत्तम होगा। आसान से, सरलता से उसकी पढ़ाई संपन्न होगी और अपने जिस भी विद्या का अध्ययन वो विद्यार्थी कर रहा है, निश्चित तौर पे उस पे वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा और उसकी जय जय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगर आप पुराने एपिसोड देख करके फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो कि ठीक है गुरुजी, हम अपने बच्चे को विज्ञान में, साइंस में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, आपने हर एपिसोड में कुछ मुहूर्त बताए, तो ठीक है, अब हमारा बच्चा वेद तो नहीं पढ़ने जा रहा है, वो साइंस पढ़ने जा रहा है, कोई उसके लिए भी मुहूर्त बता दीजिए। तो वेद अध्ययन के लिए जो मुहूर्त हैं, उस मुहूर्तों को आज आप अपने बच्चे के, चाहे वो स्नातक विद्यालय में जा रहा हो, ग्रेजुएशन करने जा रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहा हो, माध्यमिक स्कूल में जा रहा हो, सबके लिए आप वेद आरंभ करने के लिए जो मुहूर्त बताए गए हैं, उन्हीं मुहूर्तों में बच्चे का नामांकन करा सकते हैं। यदि आप इसमें नक्षत्र की बात करें तो जितने ध्रुव स्थिर नक्षत्र हमने बताए हैं, तीनों उत्तरा और रोहिणी, सारे हमारे मृदु मैथ नक्षत्र जो आते हैं, मृगशिरा, अनुराधा, रेवती, चित्रा, सभी क्षिप्र लघु नक्षत्र आते हैं, हस्त, शनि, पुष्य, अभिजित, और साथ में आद्रा नक्षत्र को भी इसमें शुभ माना गया है। तिथियों की बात करेंगे तो द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, षष्ठी है, दशमी है, एकादशी है, द्वादशी है, दोनों पक्षों की इन तृतीयाओं को ग्राह्य किया गया है। इसमें रविवार को भी ग्राह्य है। अभी अलग बात है कि रविवार को जो है आपके विद्यालय में छुट्टी रहेगी, अगर खुलता हो विद्यालय तो आप रविवार को भी जाके नामांकन करा सकते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इनको शुभ माना गया है। वेदारंभ, पढ़ाई पूरी होने पर क्या होता है, वही आज के जीवन में भी जब एक स्टैंडर्ड की हमारी विद्या पूरी हो जाती है तो आगे क्या होता है, दोनों बिल्कुल समान है, दोनों में एकदम समानता है। क्या, वेद अभ्यास हमने शुरू किया, एक समय आएगा जब वो पूर्ण भी होगा, लेकिन इसी वेदाभ्यास के अंतर्गत जो हमारा बच्चा है, गुरु जी के यहाँ गुरुकुल में शिष्य के रूप में अध्ययन कर रहा है, धीरे धीरे वह युवावस्था की तरफ बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि उसके शरीर पर युवावस्था में प्रवेश करने के लक्षण भी इंगित होने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि वेदाभ्यास के अंतर्गत ही शिष्य युवावस्था में प्रवेश करता है और उसके दाढ़ी धीरे धीरे चेहरे पर प्रतीत होने लगती है। तो यहाँ भी एक संस्कार बताया गया है कि 16वें वर्ष की आयु, जब बच्चे की आयु 16वें वर्ष में चल रही हो, तब उसका केशांत संस्कार किया जाए, यानी उसकी दाढ़ी को क्षौर कर्म किया जाए, काट करके, जैसे हमने चूड़ा कर्म में बताया था कि कटे हुए बालों को या तो गौशाला में दबाया जाए, मिट्टी में, या पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाए। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों कि आपने इस वेदारंभ संस्कार के बारे में अच्छे से समझा होगा और आप इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने एपिसोड के शुरू में बताया था कि आज इसी एपिसोड में हम 2 संस्कारों के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं केशांत संस्कार के बारे में। तो पंडित जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से बताया वेदारंभ संस्कार के बारे में, अब हमारे दर्शकों को आप केशांत संस्कार के बारे में बताइए। केशांत संस्कार, देखिए, बच्चा गुरुकुल में पहुंचा, वेदारंभ शुरू किया, उसने वेद की पढ़ाई का शुभारंभ किया जी। अब पूरे वेद उसको वहां पर पढ़ने हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का अधिकाधिक समय गुरुकुल में ही बीतता है। तो एक बच्चा गुरुकुल में पहुंचा है, वेद आरंभ किया है, वेद का अध्ययन आरंभ किया है जी। करते करते धीरे धीरे वह युवावस्था में प्रवेश करता है जी। जब उसके शरीर पर युवावस्था में प्रविष्टि के लक्षण दिखते हैं, यानी सीधी सी बात करें, उसके चेहरे पर दाढ़ी मुंह चुगने लगती है, तो 16वें वर्ष में, जब वो अपनी उम्र के 16वें वर्ष में चल रहा हो, तो उस समय उसके दाढ़ी को काटने का एक संस्कार है, उसे कहते हैं केशांत जी। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि केश का अंत। जी।
अच्छा। तो वेद आरंभ जो है, वेदारंभ संस्कार जो है, जी। इससे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसकी सुखद परिणति केशांत संस्कार में होती है। यहाँ पर केशांत का हमने चूड़ाकर्म किया था, उस समय सर के केशों का मुंडन किया था। जी। यहाँ पर हम दाढ़ी का मुंडन करते हैं और उन्हीं नक्षत्रों में, उन्हीं दिवसों में करते हैं, उन्हीं वारों में करते हैं जो चूड़ाकर्म में हमने आपको बताए थे। और यहाँ भी उसकी दाढ़ी का कर्तन करके, छौर करके, या तो गौशाला में भूमि के नीचे दबाते हैं या पवित्र नदियों में उसका विसर्जन करते हैं। जी। ये होता है केशांत तो संस्कार। पंडित जी, जहाँ तक मुझे पता है कि लोग जब ये केशांत का जो बाल होता है उसको जब प्रवाहित करने जाते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो बहते हुए पानी में करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, सारे जो भी हमारे पूजा पाठ के, चाहे फूल हों, चाहे केशांत के केश हों, चाहे चूड़ाकर्म के केश हों, हर चीज को कहा गया है इसको प्रवाहित करना। प्रवाहित मतलब बहते हुए जल में इसको डालना, क्योंकि विज्ञान का ये नियम है। विज्ञान ये कहता है, आज का विज्ञान, बहता हुआ पानी जो है वो प्रदूषित नहीं होता है। तो दोस्तों, आप अगली बार से जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने परिवार के किसी बच्चे के ऐसे केश आप रुके हुए पानी में प्रवाहित नहीं कीजिएगा। इस संस्कार में इसका एक और भी उपनाम है, आपको बता दूं जी। इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। बहुत इस बढ़िया। संस्कार के समय जब इसको करते हैं तो दान स्वरूप अपने गुरुदेव को गाय भेंट की जाती है। इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। इसके बाद वह शिष्य आगे अपना विद्या अध्ययन जारी रखता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि जैसे हम लोग, हमारे बच्चे किसी विद्यालय में जाते हैं, 6, 7, 8 की पढ़ाई पूरी करते हैं, 9, 10 की पूरी करते हैं, फिर 11वीं 12वीं करते हैं, तो इंटर कॉलेज छूट जाता है। किसी स्नातक महाविद्यालय में या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बच्चे जाते हैं कि ये विद्यालय छूट गया, अब अगले में चलें। जी। फिर पढ़ाई पूरी हो गई तो चाहे वो देश में पढ़ें चाहे विदेश में पढ़ें, फिर किसी जीविका के लिए जाते हैं, घर को वापस आते हैं। उसी तरह से यह वेदारंभ चलते हुए एक समय इसका आता है कि वेदारंभ हुआ, फिर केशांत हुआ। इसके बाद आगे चल करके गुरु की जितनी भी विद्या थी गुरुदेव ने शिष्य को सौंप दी। विद्याध्ययन का कार्य पूर्ण हुआ। इसके बाद छात्र जो है गुरु जी को संतुष्ट करके कि हाँ, आपके द्वारा दी गई विद्या मैंने ग्रहण की है और उस पर मैं अपने जीवन के सभी क्रियाकलाप उसके अनुसार कर रहा हूँ, तो गुरु संतुष्ट होते हैं। और इसके बाद फिर उसकी विद्यारंभ का कार्य संपन्न हो जाता है, वेद की पढ़ाई पूरी हो जाती है और फिर वह बच्चा घर की तरफ चलने की तैयारी करता है। यह भी एक संस्कार है, उसको हम आगे बताएंगे। जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सबको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और वेदारंभ के बारे में तो सुनकर ऐसा लगता है कि ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए और सबको ये जानकारी अपने बच्चों के वेदारंभ संस्कार में यूज करनी चाहिए। तो हमें आशा है कि आप हमेशा की तरह हमें अपने प्रश्न जरूर भेजेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।